डियर स्टूडेंट, लेसन 9th वीडियो जो है आपकी 5th है। आज हम इस वीडियो में विशेष रूप से जो है आपका देखने वाले हैं उलेमा वर्ग को। हमने इससे पिछली जो वीडियो में अमीर वर्ग और शासक वर्ग के बारे में पढ़ चुके हैं। पाठ आपका दिल्ली सल्तनत के शासकीय वर्ग, राजनीतिक प्रशासनिक संस्थाओं के बारे में है। तो ये जो उलेमा होते थे ये इस्लाम के धर्मशास्त्री होते थे, एक प्रकार से इस्लाम के पंडित कह लें आप। तो जो धार्मिक मान्यताएं थी इस्लाम की, ये हम पढ़ आए बहुत बार। उनकी व्याख्या करना, उसके अनुसार आचरण जो है समाज में हो, इसकी जानकारी देना, वो आचरण करवाना। तो 3 आधारभूत स्तंभों में से एक मुख्य स्तंभ ये भी था। 2 वर्ग ऊपर हम पढ़ चुके हैं। तो इनकी हर शासक के काल में एक भूमिका रही। वो जो भूमिका थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। किसी भी शासक में ऐसी हिम्मत नहीं हुई कि इनकी अवहेलना करे। और जिसने भी ऐसा प्रयास किया उसके परिणाम अच्छे नहीं निकले। तो इस वर्ग का क्या महत्व था? उलेमा जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति इल्म से हुई, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। इल्म, जिसको इल्म प्राप्त हो गया है। और जिसको कहते हैं, जिसको ज्ञान प्राप्त, उसको कहते थे आलिम। आलिमों का जो समूह है वही कहलाता था उलेमा। तो सामान्य भाषा में अभी हम पढ़ के आए, धर्मशास्त्री इनको कहते थे। इस्लाम में इनको अहले कलम भी कहा जाता है, अहले कलम, क्योंकि इस वर्ग में ही कवि, साहित्यकार, विद्वान, धार्मिक व्यक्ति होते थे, जिनका कार्यक्षेत्र समाज, धर्म, संस्कृति तो था ही, साथ में राजनीति क्षेत्र में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी। तो राजनीतिक निर्णय भी लेते थे। स्वयं खलीफा भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय अपनी मर्जी से नहीं लेता था। स्वयं खलीफा भी इनसे राय मशुरा करता था। उसे भी अपने कार्यक्रमों के लिए इन पर आश्रित रहना पड़ता। हाँ, यह भी स्पष्ट है कि इन के वर्ग को विशेष महत्व देता था। तो कोई भी देश जहाँ इस्लामी व्यवस्था थी, इनका सहारा, इनका साथ जरूरी था वहाँ के शासक के लिए। तो ये हर दृष्टि से ये वर्ग की जो है महत्ता स्थापित थी। ये इससे हम पता चलता है। फिर आता है इनके कार्य। कार्य भी हम पढ़ के आए हैं। ये जो ऊपर कार्य थे यही कार्य थे इनके। इसको इसमें थोड़ा विस्तार से यहाँ पर धार्मिक कार्य और राजनीतिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में बांट दिया है। धार्मिक कार्यों में 5 तो ये अपनाने के लिए कहते थे जीवन में लोगों को, इस्लाम के अनुयायियों को। नमाज 5 बार जो है नमाज अदा करनी जरूरी है। जुम्मे की नमाज सबसे महत्वपूर्ण होती थी, जो कि शुक्रवार को होती थी, वेरी इम्पोर्टेंट। और उस समय इमाम इसका प्रतिनिधित्व करता था उलेमा वर्ग का। उसकी अनुपस्थिति में संभव नहीं हो सकती थी। दूसरा सब पॉइंट है, धर्म संबंधी शिक्षा देने की जिम्मेवारी भी इनकी थी। और उसके लिए आपको पता है क्या थे? मदरसे और मकतब। तो तीसरा जो बिंदु था वह था कि इस्लामिक आचरण लोग अपनाएं, यह भी इनकी जिम्मेवारी थी। और जो नहीं अपनाते उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई करनी है, ये भी निर्णय यही करते थे। कानूनों की व्याख्या जो है
कुरान, हदीस, सर्रा इनका महत्व समाज समझे, तो ये भी इनकी जिम्मेवारी थी। शासक को धर्म संबंधी सलाह देना, ये भी इनका काम था। इस्लामिक राज्य में अपने धर्म व संस्कृति कैसे फैले, उसके विकास की जो योजना है वो भी इनका काम था। उसे लागू करना, मार्ग में आने वाली कोई बाधा है तो उनको भी दूर यही लोग करते थे। उसके बाद धार्मिक कर लेना, जजिया वगैरह, और फिर जिहाद छेड़ना भी इनका ही मुख्य काम था। तो ये इनके धार्मिक काम थे। फिर राजनीतिक काम आते हैं। राजनीतिक कामों में सुल्तान को मान्यता देना पहला काम था। सुल्तान को मान्यता ये लोग ही देते थे। वैधानिक कार्य नहीं बल्कि व्यवहारिक कार्य भी था ये। तो जिस तरह से मनुष्य का अगर व्यक्तिगत काम जो नमाज था, उसी तरह से राज्य का या राजा का जो काम था वो था खुतबा पढ़ा जाता था शुक्रवार की विशेष नमाज को ही। तो शख्सों के नाम लेता था वो, इस्लाम के शख्सों के नाम जो इस खुतबे में लिए जाते थे, जो कि मोहम्मद के नाम, पैगंबर मोहम्मद के नाम से शुरू होते थे। फिर खलीफाओं के नाम आते थे, और फिर भारत में गोरी का नाम आता था। गोरी के बाद ऐबक, इल्तुतमिश अन्य शासकों के नाम आते थे, और अंतिम कड़ी में जो तत्कालीन शासक होता था उसका नाम आता था। तो इस तरह से खुतबा होता था। यदि इमाम उस शासक का नाम जोड़े तो वह मायकृत उस समुदाय के लोग उसे शासक नहीं मानेंगे। ऐसे में सत्ता परिवर्तन करवाना इमाम के लिए बहुत आसान था। रकनुद्दीन फिरोज दिल्ली से बाहर था। इमाम ने उसके स्थान पर रजिया का नाम खुतबे में ले लिया, तो एक समुदाय ने रकनुद्दीन को शासक न मानकर रजिया को सुल्तान माना। बड़ा महत्वपूर्ण काम था, बड़ी शक्तियाँ इनके पास थी। और इन सहायता के लिए और भी जो पद थे राजा के लिए, काजी उल कुजात आपने पढ़ा था, सदर उल सुदूर ये भी पढ़ा था। तो ये मुख्य सहयोगी थे। और ये भी जो है दोनों ही जो है न्याय व्यवस्था, एक के पास न्याय व्यवस्था थी जो कि राज्य का काम था, दूसरा था जन कल्याण के लिए काम करने के लिए जो गतिविधियां करनी वो भी मदद ये करता था। धार्मिक विभाग इसके अंदर आता था, तो सभी विभागों से भी इनका जो है सलाह मशवरा देने का काम था। धर्मपरायण गतिविधियां थी, ये सारा काम ये लोग करते थे। यही वर्ग जो है ज़्यादातर समय जो है अपना अन्य जो विभाग थे उन विभागों का जो काम भी ये देखते थे, उसमें इनका समय लगता था टैक्स के रूप में या अन्य रूप में। जहाँ इनका कार्य राज्य के छोटे छोटे उच्चतम स्तर तक न्याय करना, कानून बनाना, व्याख्या करना था, वैधानिकता प्राप्त करना था, ये सारे हम पढ़ाए हैं। फिर सामाजिक कार्य आता है। सामाजिक कार्यों में अगर हम बात करें, अभी हमने पढ़ा समाज में नैतिकता हो, धर्म आचरण हो, सदर उल सुदूर, ये सदर उल सुदूर जो काम करता था, तो ये सारे मुस्लिम परंपराएं, त्योहारों का पालन हो, मनाए लोग उसको, उसमें कोई बाधा आ रही है तो उन बाधाओं को दूर करेंगे, कोई परिवर्तन करना है तो परिवर्तन भी यही करेंगे। तो इनके पास बहुत सारे अधिकार हो शक्तियाँ इस तरह से थी। फिर आता है उलेमा वर्ग का विभाजन। उलेमा वर्ग का विभाजन और शासक और उलेमा के संबंध, दो बिंदु रह गए। तो पहला जो विभाजन था वो शिया और सुन्नी के रूप में था। दोनों ही समूह उलेमा में पाए जाते थे। शिया जो होता था
वो उदारवादी था और ये कट्टरवादी था। सुन्नी अनुदारवादी कह सकते हैं। दूसरा विभाजन इनका वंश के आधार पर था। जिस वंश का जिस काल में महत्व आया उसने उसी वंश को महत्व दिया। मामलुक काल में तुर्क, खलजी में खलजियों को महत्व था, खलजी के ज़्यादा ही उलेमा बने, और इसी तरह से सैयद में सैयदों को ज़्यादा स्थान मिला। तो ये रहा अफगान में अफगान उलेमा थे और यही सारी गतिविधियों को वैध या अवैध घोषित करते थे। तीसरा क्षेत्रीय आधार था। क्षेत्रीय भी आप समझ गए होंगे, ईरानी, तुरानी, अफगानी, ये रहता था, मंगोल। चौथा विभाजन भारतीय या विदेशी के आधार पर था। जितने भी आलिम बाहर से आए थे वे प्राय स्थानीय लोगों को हीन समझते थे। बोझ मानते थे वो, लेकिन को अपना ना मानकर। पांचवा जो अंतिम विभाजन इस आधार पर था कि वो पैगंबर मोहम्मद के कुल से हैं, परिवार से हैं, या फिर उमर, अली, उस्मान, अबू बकर के वंशों से हैं। अब्बासी खलीफाओं के जो है आलिम भी मिलते हैं, उनके वंश से संबंधित। इस्लाम के अनुयायी सर्वाधिक जो सम्मान है वो पैगंबर मोहम्मद के जो वंशज थे या वंश से जो थे उनसे जो थे उनको मिलता था, आलिमों को। फिर चार प्रथम खलीफा के वंशज को या फिर अब्बासी वंश को। बाद में सबको सामान्य स्थिति हो जाती थी। तो ये क्रम था, सीरियल संख्या, क्रम संख्या। फिर आता है आपका शासक व उलेमा संबंध। इसके बिना इन सारी चीजों का वर्णन अधूरा रह जाएगा जो हमने अभी तक पढ़ा। प्रत्येक सुल्तान का झुकाव जो है आमतौर पर उलेमा की ओर, उलेमा वर्ग की ओर रहा। कुछ शासकों की नीतियां भिन्न थी। कुछ जो थे वो हम छठी सातवीं बार पढ़ रहे हैं, अलाउद्दीन और मोहम्मद तुगलक, ये भिन्न थी इनकी स्थितियां। इन्होंने इतना महत्व, इतना झुकाव नहीं था। मामलुक काल जो आया, मामलुक काल में इनके संबंध मधुर रहे, क्योंकि अभी अभी साम्राज्य स्थापित हुआ था, इनकी जरूरत थी वैज्ञानिकता के लिए, तो संरक्षण जरूरी था। उस संरक्षण के कारण से संबंध नहीं बिगाड़े गए। तो इन दोनों ने परिस्थितियों से एक दूसरे को साथ रखा। दूसरा जो था खलजी जो काल था, खलजी में जलालुद्दीन के समय तो संबंध जो है संतोषजनक रहते हैं, अभी हम ऊपर कई बार पढ़ाए हैं। लेकिन अलाउद्दीन के समय ये जो है संबंध विरोधी हो गए, खटास आ गई। शासक व उलेमा के मध्य तालमेल न होने के कारण शासक ने बहुसंख्यक वर्ग को साथ लेना उचित समझा और इन्होंने कहा कि धर्म और राजनीति अलग अलग है। फिर आता है आपका तुगलक के काल में, जो पहले आपके गियासुद्दीन थे, इसी तरह से जो आपका खलजी में रहा। गियासुद्दीन के समय तो ठीक थे, लेकिन जैसे ही मोहम्मद का समय आया उस समय फिर वही खटास आ गई। मोहम्मद शिक्षित था, धर्म का उसको पर्याप्त ज्ञान था, तो शास्त्रार्थ भी वो किया करता था धर्म के संबंध में। तो आलिम तैयार नहीं होते थे उससे बहस के लिए।
तो उसके पास अच्छे तर्क होते थे बहुत, मोहम्मद तुगलक के पास ज्ञान पर उसको अपने गर्व था। तो एक दूसरे पर ये विश्वास इस कारण से नहीं कर सके। तो रास नहीं आई धर्मनिरपेक्ष राजनीति, इनको तो सहयोग न करने का फैसला लिया। प्रबुद्ध शासक इसके इन अमीर वर्गों के कारण से ही जो है असफल हो गया। उसके बाद फिरोज तुगलक ने जो है ना काफ़ी महत्व जो है दिया। उसके बाद आपका चौथा जो आता है लोधियों का आता है। इन्होंने अपनी नीतियों को वैध ठहराने के लिए अफगान जो उलेमा थे उनका साथ लिया। और उलेमा वर्ग उस समय संरक्षण की तलाश में था कि उनको भी संरक्षण मिल जाए ताकि उनका भी जीवन यापन ठीक हो सके, उनका वंश भी बचा रहे उनके। लोधियों ने अपने सहयोगी वर्ग से समर्थन लेकर संबंधों को कुल मिलाकर इस समय में संबंध संतोषजनक रहे। एक पगड़ी होती थी, पगड़ी जब इनकी शिक्षा पूरी हो जाती थी, शिक्षा पूरी होने पर बांधी जाती थी। ये इनकी मुख्य पहचान थी। दस्तार बंद इसको कहा जाता था। तो ये हमने संबंध इनके पढ़ लिए हैं, दोबारा से हम इसको दोहरा देते हैं। उलेमा वर्ग को, उलेमा वर्ग के बारे में हमने पहले इनका महत्व पढ़ा, फिर इनके कार्य, धार्मिक कार्य, राजनीतिक कार्य, सामाजिक कार्य, फिर इनका विभाजन शिया सुन्नी में क्षेत्रीय आधार पर, भारतीय विदेशी आधार पर, वंश के आधार पर। शासक और उलेमा के संबंधों में हमने मामलुक काल में, खलजी काल में, तुगलक काल में, अफगान लोधी काल में, ये सब हमने देखे समझे। इनको आपने अच्छे से कर लेना है। उसके बाद इस पाठ में हम अगले जो वीडियो है वो समाज के बारे में पढ़ेंगे। सल्तनत कालीन जो समाज है वो कैसा था। बहुत सारा तो हम पढ़ के आ चुके हैं, कुछ रह गया होगा तो वो भी हम अगली वीडियो में देख लेंगे।